हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में सहायक ग्रंथियां यानी हेल्पिंग ग्लैंड देखेंगे फीमेल जनन तंत्र में, यानी कि जो मादा जनन तंत्र है उसमें सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके, सो आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है क्लास 12th की बायोलॉजी। इसके पहले आपके टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, चैप्टर नंबर 2 मानव जनन से, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है ये मानव जनन। ठीक है, आज हम देखेंगे कुछ सहायक ग्रंथियाँ। उन सहायक ग्रंथियों में आता है, नाम दिए हुए हैं स्त्री के सहायक ग्रंथियों में स्तन ग्रंथि यानी जिसे हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं, बर्थोनिल ग्रंथि, स्केनी ग्रंथि या पेरिनियल ग्रंथि तथा रेक्टल ग्रंथि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला है जो स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट के बारे में देखेंगे, जिसे हिंदी में दुग्ध ग्रंथियाँ एवं स्तनों की संरचना कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है आपको विद डायग्राम। यहाँ पर ये एक ब्रेस्ट की संरचना दिखाई गई है। ठीक है, तो जो ये फूला हुआ पार्ट है जिसमें बहुत सारी वसीय होते हैं यानी कि वसा पाए जाते हैं, वसा के जमाव होता है इसमें, जिसकी वजह से ये फूला हुआ पोर्शंस होता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा ब्रेस्ट कहलाता है। आगे यहाँ पर आपको दिखाई देता है ये उभरा हुआ पोर्शंस जो होता है जिससे हम निप्पल बोलते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ का पोर्शंस जो थोड़ा सा पार्ट होता है जो कलरफुल होता है, ठीक है, वो होता है एरियोला। इसी में आपको बहुत सारी मेमरी ग्लैंड देखने को मिलती हैं जिसे दुग्ध वाहिनियाँ कहा जाता है या मेमरी डक्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, और ये सभी क्या हैं, टिश्यू होते हैं जो कि कैसे होते हैं, फैटी टिश्यू होते हैं यानी कि वसीय ऊतक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये बेस स्ट्रक्चर इनका हमें देखने को मिल रहा है ये होता है तुम्बिका या इसको एम्फिला भी बोला जाता है। अब जो ये है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो ये एरियोला आपको समझ आ गया, ये हो गया निप्पल का पोर्शंस, ये हो गया एरियोला का पोर्शंस। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हमने बोला कि इसके भी चारों ओर, जैसे ये हो गया आपका निप्पल और इसके चारों ओर का हो गया ये कलरफुल पार्ट। ठीक है, बट ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कि ये काफ़ी भाग जो होता है ये वसा का जमा होता है इन पे, या फिर हम बोलेंगे बहुत सारी मसल्स होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी पेशियाँ होती हैं जिनमें वसा का जमा होता है, जिसके कारण ये फूला हुआ किसके फॉर्म में होता है, स्तन के फॉर्म में यानी कि ब्रेस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये जो स्तन है, ये जो ब्रेस्ट है, ठीक है, इसमें 15 से 20 जो होती हैं मेमरी लोब्स पाए जाते हैं जिसे स्तन पालियाँ या स्तन पिंड बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेमरी लोब्स होते हैं, जो स्तन पालियाँ होती हैं, इसमें वसा ऊतक बीच बीच में भरा होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये वसा ऊतक भरा होता है और जितने ये भी लोब्स हैं यानी जो मेमरी लोब्स हैं या जो पिंड हैं, ये छोटे छोटे लोब्यूल्स में यानी कि पिंडक में बटे होते हैं। ओके, और ये जो छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पिंडक होते हैं, वो इस तरीके से अंगूर के गुच्छे की भांति दिखाई देते हैं। और ये अंगूर के जो गुच्छे की भांति दिखाई देती हैं इसमें, ये कहलाती हैं दुग्ध ग्रंथियाँ। ठीक है, या जिसे आप एल्वियोली या कूपिका का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये तुम्बिका है, ये क्या है, मेमरी डक्ट है यानी कि दुग्ध वाहिनियाँ हैं, और ये जो फूले हुए फॉर्म में हैं पिंडक के जो अंगूर के गुच्छे की भांति दुग्ध ग्रंथियां हैं, इन्हें कूपिकाएं कहते हैं या एल्वियोली बोलते हैं। ये कूपिका हो गई। ठीक है, कूपिका क्या होती है, इसके चारों ओर पेशी तंतु पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पेशी तंतुओं से घिरी हुई होती हैं। तो जैसे ये पेशी तंतुओं का संकुचन होता है इनके ऊपर, यानी कि यहाँ पर पेशी तंतुओं का जब दबाव होता है तो जो मिल्क होता है, ठीक है, वो फ्री होता है और उसका इस तरीके से स्रावण होता है यानी कि वो स्रावित होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो पिंडक की कूपिकाएं हैं यहाँ से निकलकर सेकेंडरी डक्ट में यानी कि जो सेकेंडरी द्वितीयक नलिकाएं होती हैं उसमें चला जाता है। ठीक है, और ये सभी नलिकाएं मिलकर प्रत्येक पिंड से निकलकर एक मेमरी डक्ट बना देती हैं। और अगर हम मेमरी डक्ट की बात करें तो कुल कितनी मेमरी डक्ट होती हैं, तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमरी डक्ट होती हैं। ठीक है, अब ये मेमरी डक्ट क्या करती हैं, ये मिल्क को लेकर जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये निप्पल एरिया होता है यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, जिसे बोला जाता है हम कह सकते हैं इसको दुग्धनाल। ठीक है, यानी कि लैक्टिफेरस डक्ट होता है जो बाहर की ओर खुलता है।
ठीक है। और यहाँ से फिर मिल्क का स्रावन होता है। जबकि पुरुषों में हम बात करें तो पुरुषों में मैमरी ग्लैंड यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं वो सक्रिय नहीं होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है कि जब इसका स्ट्रक्चर आ जाए तो यहाँ पर निप्पल होता है, इसके चारों ओर एरियोला होता है जो कि कलरफुल पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे 15 से 20 स्तनपालियाँ, लोब्स पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं, और ये पिंड भी छोटे छोटे पिंडकों में बटे होते हैं जो कि अंगूर के गुच्छे की भांति होते हैं। और ये जो अंगूर के गुच्छे की भांति होते हैं इन्हें एल्बियोली या कूपिका कहते हैं। और इनके चारों ओर पेशीय तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके बाद में दबाव से या संकुचन से दुग्ध का स्रावन होता है और ये दुग्ध वाहिनियों के थ्रू होता हुआ निप्पल से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट हैं इसमें आपको जो लिखा हुआ है कि अगर स्तन ग्रंथियां लिखने को आता है तो इसमें आपको ये पॉइंट्स लिख देने हैं। ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों में विभक्त होता है जिनमें वसीय ऊतक भरा होता है। इनमें अंगूर के गुच्छे की भांति दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें कूपिका या एल्बियोली कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है जो कूपिका की गुहा ल्यूमेन में एकत्रित होता है। कूपिका स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां आपस में मिलकर स्तन तुम्बिका या एम्पुला बनाती हैं। ये जो तुम्बिका होती है 15 से 20 दुग्ध वाहिनियों द्वारा स्तन से बाहर निकलती है। स्तनों के आगे की ओर का उभार निप्पल या चूचक कहलाता है। चूचक के चारों ओर का भूरे रंग का भाग एरियोला कहलाता है। तो इतना आपको नोट कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि जो हेल्पिंग ग्लैंड है, ये जो इसमें हमने कुछ और पार्ट देखे थे, जैसे स्केनी ग्रंथि क्या होती है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे स्केनी ग्रंथि। उसके बाद आता है पेरिनियल ग्रंथि। तो पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल है क्या, कौन सा पार्ट कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो वैजिना होता है और जो एनस होता है इनके बीच में कुछ खाली पोर्शंस होता है, ठीक है। तो ये खाली पोर्शंस क्या कहलाता है? पेरिनियल कहलाता है। और यहीं पर ही जो ग्रंथियां पाई जाती हैं पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। रेक्टल जो हमारा रेक्टम होता है, मलाशय होता है, उनमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि रेक्टल ग्रंथियां होती हैं। स्केनी को हम देख लेते हैं, इसको नोट कर लेना है आपको। यह छोटी ग्रंथियां होती हैं जो यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्राशय होता है उसके चारों ओर पाई जाती हैं। यह नर में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्रंथि के समान होती है जो म्यूकस का श्रावण करती है यानी कि श्लेष्मा का श्रावण करती है, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आपको आज की क्लास में नोट कर लेना है कि दुग्ध ग्रंथियां एवं स्तनों की संरचना आ जाए तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो अगर हम स्त्री जनन तंत्र की बात करेंगे तो स्त्री जनन तंत्र में मेन पार्ट्स कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहले हो गए अंडाशय की संरचना, देन अंडवाहिनी की संरचना, देन गर्भाशय की संरचना, देन योनि की संरचना, भग की संरचना जिसे बल्बा बोलते हैं, ठीक है, और दुग्ध ग्रंथियों एवं स्तनों की संरचना। तो इस तरीके से टोटल 6 पार्ट हैं जिन्हें आपको मादा जनन तंत्र में कंप्लीट करना होता है या लिखना होता है, ठीक है। तो कभी भी आपका क्वेश्चन अगर डायग्राम बनाने को आता है तब तो आप बेसिकली मादा जनन तंत्र का डायग्राम बना के छोड़ देते हैं और उनकी लेबलिंग कर देते हैं। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी एक एक पॉइंट को भी पूछा जा सकता है, जैसे अंडाशय की संरचना, योनि की संरचना, दुग्ध स्तन की संरचना, ठीक है, तो आप बेसिकली इनकी संरचना को दिखाकर थोड़े से पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि जो आवर्त चक्र होता है, ठीक है, उनके कितने साइकिल्स होते हैं, कैसे कैसे फेजेज होते हैं, कैसे उनका प्रोसेसिंग होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आवर्त चक्र या रजोधर्म अर्थात मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मंथली साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन है, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मानव जनन यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।